नमस्कार, प्रणाम। मैं ददबन तिवारी हूँ और आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल गक्ता महोदय में। लखनऊ विश्वविद्यालय के LB 3 ईयर्स कोर्स में आपका जो छठा सेमेस्टर है उसका आपका आखिरी पेपर है, रिटर्न का आखिरी पेपर है। तो पहले तो ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को, यहाँ तक आपके आने के लिए लंबा सफ़र तय करके आप यहाँ तक पहुँचे हैं और लगातार आप मेरे साथ जुड़े रहे हैं, उसके लिए भी आप बधाई के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो इलेक्टिव ग्रुप 2 है। इलेक्टिव ग्रुप 2 में कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रुप में A1 पेपर पहला है ये मीडिया लॉ का। और मीडिया लॉ का अगर हम सबसे पहले सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में पहली यूनिट में इंट्रोडक्शन है, मीडिया का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन, फॉर्म्स, प्रकार क्या क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, ई मीडिया, मीडिया फ्रीडम का मतलब क्या होता है, आपको आर्टिकल 19 पे जाना है, राइट क्या है, प्रिविलेजेस क्या है, लाइबिलिटीज़ क्या है मीडिया का। मीडिया होने के नाते बहुत सारे प्रिविलेजेस आपको मिलते हैं, उन्मुक्तियाँ मिलती हैं, बहुत सारे विशेष अधिकार मिलते हैं। तो उन राइट्स का, उन अधिकारों का, उन विशेषाधिकारों का दुरुपयोग ना हो। तो पहली चीज़ तो है क्या और दुरुपयोग कैसे ना हो। दूसरी चीज़ है मीडिया फ्रीडम का मतलब क्या होता है और सेंसरशिप का मतलब क्या होता है। आपने ऑटो सेंसर केस पढ़ा होगा, प्री सेंसरशिप आपने पढ़ी होगी और पोस्ट सेंसरशिप आपने पढ़ी होगी। कई बार ऐसी ही फिल्में होती हैं जिनका ट्रेलर आते ही बहुत विवाद होने लगता है, उस पर बहुत हंगामा होने लगता है। या आपने सुना होगा किसी की कोई किताब है जिसका जो अभी प्री पब्लिकेशन स्टेज में है और उस पर थोड़ी बहुत चीज़ें उसकी बाहर आ जाती हैं किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, तो उसकी पहले ही सेंसरशिप होने लग जाती है कि नहीं पहले काटो उसके बाद इसको लेकर के आओ। तो वहाँ पर सेंसरशिप का मतलब क्या होता है। दूसरी जो यूनिट है वो आपकी लॉज जो मीडिया से रिलेटेड है उनको लेकर के है। तो पहले तो आपको कॉमन लॉ के जो प्रिंसिपल्स हैं जो मीडिया को डील करते हैं उनको देखना है। उसके बाद डिफेमेशन आपने टॉर्ट में पढ़ा है, आपने 499 में पढ़ा है। डिफेमेशन का मतलब क्या होता है, लाइबल सिलेंडर का मतलब क्या होता है, प्राइवेसी सेडिशन का मतलब क्या होता है, ऑब्ससेनिटी इंडिसेंसी का मतलब क्या होता है। और यहाँ पर एक टेस्ट है, मैं भूल रहा हूँ, ऑब्ससेनिटी पर एक टेस्ट है, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ। उसके बाद कम्युनल हार्मनी कैसे मेंटेन रखनी है आपको मीडिया का होने के नाते। नेशनल ऑनर का इंसल्ट नहीं होने देना है। इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेन एक पूरा एक्ट है, वो नहीं होने देना है। ड्रग्स एंड मैजिकल रेमेडी, ये खा लो आप 7 फुट के हो जाओगे, वो खा लो वजन ऐसा हो जाएगा, इस प्रकार का जो है। कॉपीराइट और प्रेस। तीसरी यूनिट है वो मीडिया के लेजिस्लेचर को और जुडिशरी को लेकर के, संबंध को लेकर के। कुछ इसमें बड़े एक्ट हैं जो आप पहले भी खैर पढ़ चुके हैं, जैसे प्रिविलेजेस क्या है, इम्यूनिटीज़ क्या है, आप जर्नलिस्ट रिपोर्टर्स की, और लेजिस्लेटिव रिपोर्टिंग का मतलब क्या होता है, एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी क्या होता है, जस्टिफिकेशन, जुडिशियल एनालिसिस, मीडिया ट्रायल, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस जो संसदीय विशेषाधिकार हैं। और बहुत मशहूर टर्म है मीडिया ट्रायल को लेकर के, कहा जाता है बार बार कि किसी भी मसले का मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए। एक शोरूम में बैठ करके, एक ऑफिस में बैठ करके 4 लोग किसी एक जजमेंट आने के पहले किसी चीज़ पर निर्णय ना दे दें, किसी निर्णय तक ना पहुंच जाए, ना जनता को पहुंच जाने दें, एक ही पक्ष के विषय में दलील दे करके या बिना मतलब का नर्गल प्रलाप करके। तो मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए। अगर हो रहा है, मीडिया उस पर अपनी राय रखने चाह रही है तो राय रखे, लेकिन ट्रायल ना करे। ट्रायल का काम जुडिशरी का है, उसे करने दे। उसके बाद एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी फॉर कंटेंट ऑफ कोर्ट, स्कोप ऑफ डिफेंसेज एंड जस्टिफिकेशन, सिविल एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, जिसमें आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 पढ़ना है, प्रोफेशनल एथिक्स वाले पेपर में आप पढ़ चुके हैं। कॉम्परेटिव स्टडी ऑफ द पोजीशन इन अदर कॉमन लॉ कंट्रीज, अदर जो कॉमन लॉ कंट्रीज हैं जहाँ जहाँ कॉमन लॉ लागू होता था उसके साथ तुलना। चौथी यूनिट जो है मीडिया मॉनिटरिंग मैकेनिज्म की है, जिसमें आपको प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट पढ़ना है, PCI। दूसरी यूनिट पढ़नी है एडवर्टाइजमेंट स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ ईस्ट इंडिया, कि आपके जो एडवर्टाइजमेंट है, जो आपका विज्ञापन है, उसका एक मानक है, उस मानक के बाहर न जाइए। अभी हाल में आपने पतंजलि का मामला सुना होगा, जिसमें बार बार न्यायपालिका ने यही कहा कि माफ़ी मांगिए, और अगले पक्ष ने जब माफ़ी मांगी तो बहुत सामान्य तरीके से मांगी, मतलब जिस तरीके से न्यायालय अपेक्षा कर रहा था उस तरीके से नहीं मांगी। तो वहाँ पर न्यायालय ने कहा कि जिस तरीके से आप विज्ञापन का प्रचार प्रसार कर रहे थे, बड़े बड़े विज्ञापन छपा रहे थे, वैसे ही आप अपना जो माफ़ीनामा है वो भी छपाइए। सिनेमेटोग्राफ एक्ट है, ब्रॉडकास्ट लॉज है, रेगुलेटरी इश्यूज है, मीडिया एथिक्स। मीडिया एथिक्स आपने प्रोफेशनल एथिक्स पढ़ा है, वैसे ही मीडिया एथिक्स है कि मीडिया में होने के नाते, मीडिया कर्मी होने के नाते आपके जो आचार विचार हैं कैसे होने चाहिए, उसको लेकर के। अब जल्दी जल्दी हम सवालों की अगर बात करें तो सबसे पहला आप एक सामान्य सी परिभाषा है मीडिया का मतलब जान लीजिएगा कि कौन लोगों को कहा जाएगा कि मीडिया के अंतर्गत आते हैं। कौन लोग हैं जो अपने को कह सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं कि हाँ भाई मैं मीडिया का आदमी हूँ। केवल एक कार्ड बना देने से कोई मीडिया का आदमी नहीं हो जाता है, उसके लिए प्रॉपर जो उसके नॉर्म्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, फॉलो करने चाहिए। तो एक सवाल आपका मीडिया की डेफिनेशन को लेकर के, और जो उसी में जुड़ करके सवाल है कि जो इसके पास राइट्स हैं, जो मीडिया का कर्मी होने के नाते, अधिकारी होने के नाते, कई बार आप देखते होंगे प्रधानमंत्री मंच पर खड़े हैं, राष्ट्रपति मंच पर हैं, और बहुत मतलब जिम्मेदार बड़े लोग पद मंचों पर हैं, बहुत भारत के बड़े रईस लोग हैं, बड़े अभिनेता हैं, बड़े कलाकार, क्रिकेटर हैं, मंच पर हैं। वहाँ आप देखते होंगे कि कोई भी फोटोग्राफर उनके आसपास जाकर के फ़ोटो खींच रहा है। तो
कहने का मतलब ये है कि जिस मंच पर तमाम सारे सुरक्षाकर्मी हैं, तमाम सारे बड़े लोग नहीं जा सकते हैं, बहुत बड़े लोग वहाँ पर हैं चूँकि, इसलिए काफ़ी लोग वहाँ पर नहीं पहुँच सकते, लेकिन फोटोग्राफर्स को आराम से आने दिया जाता है। मीडिया के जो मीडिया कर्मी हैं उनको आराम से आने दिया जाता है, क्योंकि उन पर एक ट्रस्ट है, विश्वास है कि ये किस लिए आए हैं, ये यहाँ पर क्या काम कर रहे हैं। तो वो जो आपको इम्यूनिटीज़ मिली हैं, जो आपको प्रिविलेज मिले हुए हैं कि आप किसी भी क्राइम सीन पर आपको जाने की परमिशन है कि हाँ ठीक है आप जाओ अपनी जो रिपोर्टिंग ही करो, लेकिन आप वहाँ जाकर के जो एविडेंस है उससे टैंपरिंग कर रहे हैं, जाकर के एविडेंस से छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो ये सारे काम नहीं होने चाहिए। तो जो भी इसकी लाइबिलिटी है, दायित्व है मीडिया का, जो इसके पास राइट्स हैं, प्रिविलेजेस हैं, उसको लेकर के एक सवाल कायदे से पढ़ करके जाइएगा। उसके बाद दूसरी यूनिट देखें तो जो मीडिया के जो रिलेटिंग लॉज हैं उसमें आपको 2-3 छोटी छोटी चीज़ें देखनी है। एक तो किसी भी प्रकार का डिफेमेशन नहीं होने देना है, चाहे वो मौखिक रूप से, बोलचाल के रूप से हो, चाहे किसी चित्र के माध्यम से हो, तो वो नहीं होना है। चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। बड़े बड़े मसलों में डिफेमेशन में आपने सुना होगा 100 करोड़ रुपए का लोग मुआवजा मांगते हैं, हर्जाना मांगते हैं, तो इस प्रकार से काम नहीं करना चाहिए। अभी बिल्कुल हाल में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस समय हाल में इंडिया टीवी के पत्रकार रजत शर्मा और रागिनी नायक, कांग्रेस की प्रवक्ता है, उनका आपस का एक टसल है, विवाद है, लगातार चल रहा है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। डिफेमेशन में आपको डिफेमेशन देखना है कि किसी प्रकार से आपका जो मैटर है वो सेडिशियस ना हो, वो किसी प्रकार से सेडिशन ना कर रहा हो, किसी प्रकार से राष्ट्र के प्रति, राज्य के प्रति द्रोह की स्थिति ना उत्पन्न कर रहा हो, उकसा ना रहा हो, किसी को मारपीट करने के लिए आमादा ना कर रहा हो, विद्रोह करने के लिए आमादा ना कर रहा हो, वो चीज़ देखनी है। किसी प्रकार की अश्लीलता, ऑब्सेनिटी नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार की इनडिसेंसी नहीं होनी चाहिए। आपका जो मैटर है वो बहुत ही डिसेंट तरीके का होना चाहिए। उसके बाद यहीं से जो दूसरी चीज़ है वो है कि AB करके कभी कभी टिप्पणी करने को आता है कि किन मसलों में कहा जाएगा, कब ये कहा जाएगा कि कोई जो आर्टिकल है, कोई जो लेख है वो अपमानजनक है, वो नेशनल ऑनर के अगेंस्ट है, वो राष्ट्रीय सम्मान के विरोध में है, और जो प्रेस का और कॉपीराइट का जो संबंध है आपस में, वो देख लीजिएगा। उसके बाद तीसरी यूनिट जब हम देखते हैं तो सबसे पहला तो जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाली चीज़ है उसको पूरा का पूरा आप पढ़ करके जाइएगा। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब क्या होता है, और जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंतर्गत जो डिफेंसेज हैं, जस्टिफिकेशन है। कई बार होता है कि न्यायालय ने एक निर्णय दिया तो उसके विषय में लोग अपना जो व्याख्यान देते हैं वो लिखते हैं कि न्यायालय ने फला निर्णय दिया, लेकिन आप उसी में न्यायालय के किसी एक महिला के विरोध में या किसी पुरुष न्यायाधीश के विरोध में आप कुछ ऐसा अभद्र लिखते हैं, कुछ अपमानजनक लेख लिखते हैं कि हाँ ये तो दलाल हैं, चापलूस हैं, चाटुकार हैं, ऐसा है वैसा है। खैर मैं बहुत हल्के शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसके लिए क्षमा, लेकिन इससे भी अधिक ग्रेविटी वाले, इससे भी अधिक जघन्य चीज़ें लोग लिखते हैं, तो वो चीज़ नहीं होनी है। किसी भी जजमेंट का आप समीक्षा करिए, उसका अवलोकन करिए, उसकी आलोचना भी करिए, समालोचना करिए, लेकिन उस पर इस तरीके का कटाक्ष करना कि जो कंटेम्प्ट में जा रहा हूँ वो नहीं करना है। तो वहाँ पर कंटेम्प्ट का क्या मतलब होता है, उसकी चीज़ों को कायदे से आप पढ़ करके ही जाइएगा। उसके बाद एक सवाल जो आपका शुरुआत के तीसरी यूनिट के शुरुआती से है कि जो इसके जर्नलिस्ट के और रिपोर्टर के जो लेजिस्लेटिव रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उनके पास जो प्रिविलेजेस हैं, जो इम्यूनिटीज़ हैं जर्नलिस्ट के पास जो हैं, वो क्या क्या होती हैं, उसको लेकर के सवाल आता है। चौथी यूनिट में आपके पास कई सारे छोटे छोटे एक्ट हैं। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट है, एडवर्टाइजमेंट स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट है, सिनेमेटोग्राफ एक्ट है। तो वहाँ पर आपके लिए जो जरूरी एक्ट है वो एडवर्टाइजमेंट स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया का मतलब है। पहली चीज़ तो जानिए एडवर्टाइजमेंट का मतलब क्या होता है। अगर आपको अपना उत्पाद बेचना है, अगर आपको अपने उत्पाद के विषय में कुछ कहना है, आप बताइए, बेशक कहिए, विज्ञापन छापिए, होर्डिंग लगाइए, कटआउट लगाइए, बोर्ड लगाइए, आप उस पर चैनल पर चलवाइए, लेकिन आप भ्रामक विज्ञापन नहीं देंगे। कोरोनिल को लेकर के, बाबा रामदेव के ऊपर, पतंजलि के ऊपर, या कई बार अंग्रेजी दवाएं भी इस प्रकार की होती हैं जिसके असर को लेकर के बहुत भ्रामक बातें कही जाती हैं कि ये पीने से लंबाई बढ़े, ये पीने से आपका वजन बिल्कुल घट जाएगा, आप बिल्कुल गोरे हो जाएंगे, या ऐसे हो जाएंगे, वैसे हो जाएंगे। तो किसी भी प्रकार से आपका जो एडवर्टाइजमेंट है उसका एक स्टैंडर्ड डिसाइड है, उसका एक मानक निर्धारित है। आपको उस मानक के विपरीत जाकर के अपना एडवर्टाइजमेंट नहीं करना है, आपको उस मानक के विपरीत जाकर के अपनी बात नहीं पहुंचानी है पर लोगों तक। आप एक माध्यम के तरीके से, सरल तरीके से, सहज तरीके से अपनी बात रख सकते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया का काम क्या है, उसका दायित्व क्या है, कर्तव्य क्या है, और किसी भी भ्रामक विज्ञापन देने वाले को, करने वाले को किस प्रकार से ACI जो है वो दंडित कर सकता है, पनिशमेंट दे सकता है, उसको वहाँ तक कायदे से आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद एक चीज़ देखें तो जो मीडिया एथिक्स को लेकर के जो लॉज हैं, जो रेगुलेटरी इश्यूज़ हैं, उनमें जो जैसे कहें तो जो किसी भी काम को करने का एक तरीका होता है, किसी भी जगह पर रोटी कमाने का, पेट भरने का, ब्रेड विनर होने का एक तरीका है। आप अनैतिक गतिविधियों में लिप्त ना हों। आपसे सामान्य तरीके से अपेक्षा की जाती है कि आप किसी भी प्रकार की अनैतिक तरीके से कोई काम ना करें, अपना जो आपका कर्तव्य है, दायित्व उतना ही करें।
तो वैसे ही मीडिया के जो लोग हैं, जो मीडिया के कर्मी हैं, उनसे भी एक एथिकल रहने की उनसे उम्मीद की जाती है, उनसे उनके एथिक्स को फॉलो करने की उम्मीद की जाती है। तो जो भी ऐसे इश्यूज़ हैं, मीडिया एथिक्स को लेकर के जो इश्यूज़ हैं, उनको कैसे रेगुलेट करने के लिए जो ब्रॉडकास्ट लॉज कैसे कैसे बनाए गए हैं उसको देख लीजिएगा। तो वहाँ आपके लिए वो चीज़ फ़ायदेमंद हो जाएगी, आपको सवाल मिलने की वहाँ से उम्मीद हो जाती है। तो इलेक्टिव ग्रुप 2 में, कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रुप A1 में, पेपर 1 मीडिया लॉ में मुझे लगता है इतनी सारी चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं। प्रयास ये करिए कि चूँकि बिल्कुल समसामयिक किस्म का ये आपका पेपर है, पर्चा है, तो वहाँ पर अगर आप कुछ ताज़े नए केस लॉ लिख सकें, जिस पर अभी हाल में सुप्रीम कोर्ट ने आपके प्रदेश के मतलब प्रदेश के हाई कोर्ट ने बढ़िया जजमेंट दिया हो। ऐसा जजमेंट ना हो कि बहुत पुराना हो, 200-400 साल पुराना हो, ऐसा ना हो। अच्छा, कुछ चीज़ों में जहाँ पर कॉमन लॉ लिखा हुआ है, प्रयास करिएगा कि थोड़ा सा कॉमन लॉ में और इंडियन लॉ में एक तुलना हो जाए, एक थोड़ा सा अंतर हो जाए कि पहले स्थिति ऐसी थी, अब हमने जब से अपना सब नियम कायदा बनाया तो हमारे यहाँ परिस्थिति अब ऐसी है और प्रेस को अच्छा खासा फ्रीडम मिला है। कई सारे इंडेक्स हैं प्रेस को लेकर के, प्रेस के फ्रीडम के इंडेक्स हैं, उसको आप एक गूगल करके एक बार देख लीजिएगा कि मीडिया को लेकर के जो देश में स्थिति है वो क्या है। तो खूब ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को, बहुत ढेर सारी बधाई, आप यहाँ तक पहुँचे हैं, आगे भी आप सफल हों, बड़े अधिकारी बने, अधिवक्ता बने, जज बने। और जिन भी लोग को एलएलएम वगैरह करना होगा, आप लोग के लिए अपडेट लगातार चैनल पर आती रहती है, आप उसको देखिए और लाभान्वित होइए। आपके सुझाव और आपकी समीक्षा शिकायत का लगातार इंतजार रहता है, अभी भी रहेगा। ढेर सारी शुभकामनाएं, आपके उज्जवल भविष्य की कामना। प्रणाम, जुड़े रहिएगा साथ में।